सो हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के CFQs, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विद अपने MCQs, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एरर इफ एनी व्हेन टू मेथड्स हैव द सेम मेथड सिग्नेचर। अच्छा, अगर दो मेथड्स के सेम मेथड सिग्नेचर क्या होता है बेसिकली? डेटा टाइप, मतलब सॉरी रिटर्न टाइप, जैसे मैंने लिखा एंट, है ना। और ये पूरा क्या ये तो मेथड नहीं, सॉरी ये तो वो प्रोटोटाइप हो जाएगा। मेथड प्रोटोटाइप हम लोग को अगर मेथड सिग्नेचर लिखना है तो नेम से स्टार्ट करेंगे। नेम यानी कि कुछ भी, मान लो एरिया मैंने लिख दिया, एरिया, एंड उसके बाद नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है दोनों, मतलब दोनों मेथड्स के, और उनका डेटा टाइप भी सेम है, उनका सीक्वेंस भी सेम है। अगर ऐसा होगा तो बेसिकली सिंटैक्स एरर आ जाएगा, मतलब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, दोनों को सेम मानेगा, तो मतलब वैल्यू भेजेगा किस में, क्योंकि मेन मेथड से अगर हम कॉल करेंगे तो या तो सीक्वेंस अलग होना चाहिए, या तो नंबर ऑफ ये अलग होने चाहिए कि मतलब यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, 4 हो, अलग हो, और या तो डेटा टाइप्स अलग होने चाहिए। अगर दोनों ही एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे तो बेसिकली मेरा, अगर हम कॉल करेंगे, मेथड कॉल करेंगे, तो कॉल किसको करेंगे? इन दोनों में से दोनों ही सेम है जब, तो कॉल किसी को भी करेंगे तो पता कैसे चलेगा? इस वजह से यहाँ पे सिंटैक्स एरर हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन सी, सिंटैक्स एरर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है द एडवांटेजेस ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? द एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स आर इज, फर्स्ट रीयूजेबिलिटी, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड मॉड्यूलैरिटी। अच्छा, पहला बोलता है कि रीयूजेबिलिटी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? अगर हम कोई मेथड बनाते हैं, मान लो की बात है हमने बनाया एरिया, एरिया करके मेथड बनाया, है ना, जो एरिया कैलकुलेट कर रहा है, तो मान लो की बात है हमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, तब हम एरिया को कॉल कर सकते हैं। हमें एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तब हम एरिया को कॉल कर सकते हैं। तो मतलब हमारा वो बचता है, यानी कि हम स्पेस बचता है, इन द सेंस कि हम बार बार एक ही उसको रीयूज कर सकते हैं, एक ही मेथड को बार बार एक ही काम के लिए। वरना अगर हमें मेन मेथड में अगर सिर्फ एरिया लिखना पड़ जाए तो हमें स्क्वायर के लिए अलग मेथड अलग से लिखना पड़ेगा, रेक्टेंगल के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम इसको किसी चीज़ को कॉल करके हम डायरेक्टली एरिया की वैल्यू ले लें। ऐसा कुछ वहाँ पे बेनिफिट नहीं है ना। इस वजह से अगर हम यूजर डिफाइंड मेथड्स बनाते हैं तो हमारे पास बेसिकली बेनिफिट रहता है, पहली बात तो रीयूजेबिलिटी का, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमारा और कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, थोड़ा सिंपल ही हो जाता है बेसिकली, है ना। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, और ज़्यादा हमारा ऐसा हो गया कि अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, नहीं वैसा नहीं होता। फिर उसके बाद बात आती है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी मतलब एक ही प्रोग्राम को काफ़ी पार्ट्स में बांट देना। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, यूँ ही काफ़ी पार्ट्स बांट देते हैं। मतलब हम लोग इनपुट के लिए अलग पार्ट रखते हैं, प्रोसेसिंग के लिए अलग पार्ट रख दिया, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए वॉइड डिस्प्ले अलग पार्ट रख दिया, मेन मेथड अलग रख लिया। तो हम लोग मॉड्यूलैरिटी मतलब बेसिकली अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं, इसको हम मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। इस वजह से ऑप्शन डी यानी कि 1 एंड 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि पैरामीटर्स विच रिसीव द वैल्यूज फ्रॉम द कॉल्ड मेथड आर टर्म्ड एज डैश पैरामीटर्स। अच्छा, जो रिसीव करते हैं वैल्यूज, मतलब मान लो मैंने लिखा ऐसे, वॉइड इनपुट स्ट्रिंग एस, ऐसे लिख दिया। तो अब जो है एस आया है, ये हम लोग की वैल्यू रिसीव करेगा। मैं मेन मेथड से ऐसे कॉल करूंगा, कैसे कि इनपुट, है ना, इनपुट मैंने मान लो की बात है एंटर कर दिया नैतिक ऐसे अपना नाम, है ना, ऐसे मैंने इनपुट कर दिया मेन मेथड में, इसको कॉल कर दिया, इस वाले मेथड को कॉल किया, ये हमने एंटर करा है, तो ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है जो हमने एक्चुअल में भेजा। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एस में, यानी कि एस हमारा फॉर्मल पैरामीटर है जिसमें हमारी ये वैल्यू गई। अब इसके साथ कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी जो बाद में होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी तो हो जाएगी, है ना। इस वजह से हमारे जो पैरामीटर जो वैल्यू रिसीव करते हैं कॉल करने के बाद, उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेथड प्रोटोटाइप। अच्छा, वैलिड मेथड प्रोटोटाइप कौन सा है? ए, पब्लिक इंट परफॉर्म
इंट ए सेमी कॉलन इंट बी, नहीं भाई प्रोटोटाइप पे इंट ए और इंट बी के बीच में सेमी कॉलन नहीं है, वहां कॉमा आता है ना। फिर सेकंड क्या बोलता है, पब्लिक परफॉर्म इंट ए इंट बी, नहीं भाई एटलीस्ट इसमें जो रिटर्न टाइप है वो या तो वॉइड होना चाहिए अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो, और अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो इंट डबल स्ट्रिंग कुछ ना कुछ उधर डेटा टाइप होना चाहिए, रिटर्न डेटा टाइप, तो इधर कुछ नहीं दिया तो बी भी गलत है। सी पब्लिक इंट परफॉर्म इंट ए इंट बी, हाँ ये वाला सही है। ऑप्शन डी क्या कहते हैं, पब्लिक परफॉर्म इंट ए इंट बी, नहीं भाई परफॉर्म नाम पहले नहीं आता है और डेटा टाइप बाद में नहीं होता है, पहले डेटा टाइप लिखेंगे सॉरी रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट परफॉर्म कुछ इस तरीके से, तो इंट होगा हमारा रिटर्न टाइप, परफॉर्म होगा हमारा मेथड का नाम, तो ये परफॉर्म इंट करके नहीं लिखा जाता, यानी कि ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी हमारा ओनली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन 5 ना। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू इन्वोक द मेथड विद द प्रोटोटाइप इंट डिस्प्ले इंट ए कैर सी एच। अच्छा, इसमें इंट ए और कैर सी एच है और पहले ए है और फिर बाद में सी कैरेक्टर है, ठीक है चलो। ए बराबर ए ऑप्शन में ए क्या कहता है, इंट एम इक्वल्स टू डिस्प्ले ए कॉमा 45, नहीं भाई इसमें पहले कैरेक्टर है बाद में इंटीजर का, नहीं भाई हम लोग को पहले इंट ए फिर कैर सी एच, यानी कि पहले नंबर चाहिए, पहले इंटीजर चाहिए, फिर हमें कैरेक्टर चाहिए। ऑप्शन बी क्या कहता है, इंट एम इक्वल्स टू डिस्प्ले खाली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट भी नहीं हो सकता, नहीं भाई ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या कहता है, इंट एम डिस्प्ले ए विदाउट सिंगल कोट, है ना, और 45 सिंगल कोट नहीं है तो भाई ये तो फिर गलत है, क्योंकि अगर सिंगल कोट नहीं है तब उसको वेरिएबल माना जाएगा, वेरिएबल इन द सेंस कि इंट हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं ना, जैसे इसमें इंट एम जो हमारा डिफाइन किया गया, एम हमारा वेरिएबल है, तो हमको अगर कोट्स नहीं लगाएंगे डबल कोट या सिंगल कोट तो उसको वेरिएबल माना जाएगा, तो ऐसा तो वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया गया है। फिर लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, इंट एम डिस्प्ले 45 कॉमा सिंगल कोट्स में ए, हाँ ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें पहले इंटीजर एंटर किया है फिर बाद में कैरेक्टर, वो भी सिंगल कोट के साथ, है ना। फिर अब उसके बाद बात आती है क्वेश्चन 6 की ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जावा स्टेटमेंट टू कन्वर्ट द वर्ड रिस्पेक्ट टू लोअर केस। अच्छा, ऑप्शन है रिस्पेक्ट डॉट टू लोअर केस, इसमें सबका मतलब टू लोअर केस में एल भी छोटा है सी भी छोटा है, बट ऐसा नहीं है, एल और सी बड़ा होना चाहिए, डॉट के बाद जो आता है टू या फिर एस जो भी आता है, डॉट के बाद जो आता है वो हमेशा स्मॉल केस में रहता है, फिर उसके बाद जितने अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लोअर एक अलग वर्ड है तो उसका एल कैपिटल में रहेगा, केस एक अलग वर्ड है उसका सी कैपिटल में रहेगा, है ना। तो इस वजह से रिस्पेक्ट डॉट टू लोअर केस में जिसमें एल और सी स्मॉल में है वो गलत है। ऑप्शन बी रिस्पेक्ट डॉट टू लोअर केस जिसमें एल और सी कैपिटल है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या कहता है, टू लोअर केस रिस्पेक्ट, नहीं भाई ऐसे थोड़े ना लिखते। ऑप्शन डी स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस रिस्पेक्ट, ऐसे भी नहीं लिखते, तो हम लोग का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना, बाकी सब गलत है ना। ऑप्शन क्वेश्चन 6 भी हो जाता है। अब बारी आती है क्वेश्चन 7 की, है ना। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैपर क्लासेस, रैपर क्लासेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट में बुलियन का बी कैपिटल, सेकंड में बुलियन का बी स्मॉल, थर्ड में कैरेक्टर का सी स्मॉल, फोर्थ में कैरेक्टर का सी कैपिटल। अच्छा, तो हमारे रैपर क्लासेस में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, इस वजह से हमारा बुलियन का बी कैपिटल और कैरेक्टर का सी कैपिटल वाला, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ए जिसमें दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि कन्वर्जन ऑफ अ रैपर क्लास टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप इज नोन एज, इसे हम अनबॉक्सिंग कहते हैं, मतलब रैपर क्लास को प्रिमिटिव डेटा टाइप में बदलने को हम अनबॉक्सिंग कहते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप को वापस रैपर क्लास में बदलने को हम ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अनबॉक्सिंग इज द करेक्ट आंसर। फिर अब बात आती है 9th क्वेश्चन की, है ना। आधा टाइम तो इसी लिखने में चला जा रहा है ना। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट्स ओनली इन अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन देता है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कंपेयर टू, लेंथ। अब देखो इंडेक्स ऑफ जो है, अगर हमारा इंडेक्स ऑफ में एक्चुअल में जैसा कि मुझे अगर सर्च करना है ये कि जैसे मैंने लिख दिया क्या, कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट लिखा, है ना, डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या लिख दिया मैंने, ए, है ना। पहले मान लो लिखा है मैंने क्या,
पहले मान लो मैंने लिख दिया है क्या, ओ, है ना। अगर मैंने ओ लिखा तो इसका आंसर आ जाएगा 0 1, इसका आंसर आ जाएगा 1, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने पी लिख दिया, तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 5, अब इधर आंसर आ जाएगा 5। लेकिन मान लो मैंने लिख दिया ए लिख दिया, तो ए तो इनमें से किसी में नहीं है, तब इसका आंसर आता है -1। यानी कि अगर हमारा जिसको हमको सर्च करना है वो इनमें से किसी एक भी मतलब सर्च से मैच न करे तो हमारा आंसर -1 आता है। यानी कि इंडेक्स ऑफ की वैल्यू या फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ की वैल्यू दोनों ही -1 हो सकती है, क्योंकि अगर हमें सर्च करने पे मिलेगा ही नहीं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1। फिर बात आती है कंपेयर टू भी नेगेटिव हो सकता है। मान लो की बात है मैंने इसको कंपेयर करा, जैसे इधर है एंजल, है ना, एंजल डॉट कंपेयर टू एंगर, है ना। ये दो वर्ड्स को मैंने कंपेयर करा। अब इसमें क्या होगा, ए को ए से कंपेयर करेगा, है ना, फिर दूसरे को दूसरे यानी एन को एन से, जी को जी से, ई को ई से, एल को आर से करेगा। तो अब इधर डिफरेंस दिख गया। तो अब क्या करेगा, एल का एस्काई कैरेक्टर माइनस आर का एस्काई कैरेक्टर। एल का एस्काई कैरेक्टर क्या होता है, एल का एस्काई कैरेक्टर होता है हम लोग का कितना 76, है ना। और आर का कितना होता है, आर का होता है 82, है ना, आर का होता है 82। अब ये इन दोनों को माइनस कर देगा, इसका आंसर आ जाएगा -6। तो कंपेयर टू भी हम लोग का माइनस में हो सकता है। इसका मतलब जो लेंथ है, क्योंकि लेंथ हम लोग को सिर्फ बताती है कि कितना बड़ा हमारा स्ट्रिंग है, उसका मतलब लेंथ क्या है बेसिकली, तो वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव हमेशा रहेगा, जो कि सही बात है। तो हम लोग का 9th क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जाता है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि द मेथड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू डबल इज, स्ट्रिंग को डबल डेटा टाइप में बदलने के लिए हम लोग कौन सा वो यूज करते हैं मेथड। तो सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट टू डबल, नहीं भाई ये तो ये गलत है। फिर क्या है, डबल डॉट पार्स डबल, इसमें पी कैपिटल नहीं होना चाहिए, है ना, है ना। तो अब सी में क्या है, डबल डॉट पार्स डबल और ब्रैकेट में स्ट्रिंग, और डी में डबल डॉट पार्स डबल ब्रैकेट खाली। तो ब्रैकेट में स्ट्रिंग होना चाहिए, तभी तो हम स्ट्रिंग को डबल में कर पाएंगे। इस वजह से ऑप्शन सी डबल डॉट पार्स डबल ब्रैकेट में स्ट्रिंग इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। फिर बात आती है ऑप्शन, हाँ, अब नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन 11 की, है ना। क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि द जावा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स ब्रैकेट में एक्स डॉट लेंथ रिजल्ट इन, अच्छा, एक्स और एक्स डॉट लेंथ, एक्स लिखा है और इसमें क्या है एक्स डॉट लेंथ, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा बताओ। इसका आंसर विल बी एरर। तो आएगा, क्यों एरर आएगा, देखो मान लो की बात है मैंने एरे बनाया, ये क्या एरे बनाया, मैंने सेव करा लिया ARR इक्वल्स टू, है ना, 84 2 86 1, है ना, 64, है ना, ये मैंने करा लिया। अब तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अगर मैं एरे की लेंथ पूछूं तो एरे की लेंथ है 5, लेकिन इंडेक्सिंग पूछो तो 0 1 2 3 4 तक है। यानी कि हमारा जितनी लेंथ है उससे जस्ट एक कम तक हमारी इंडेक्सिंग होती है। तो अगर मैं पूछ लूं कि एरे में एरे डॉट लेंथ पे कौन सा मतलब हम लोग को रिजल्ट आएगा, तो एरे डॉट लेंथ का क्या मीनिंग हुआ, एरे की लेंथ कितनी है 5, तो एरे का फिफ्थ एलिमेंट, एरे के फिफ्थ एलिमेंट मतलब सॉरी फिफ्थ इंडेक्स पे कौन है, फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ नहीं है, यानी कि एरे डॉट लेंथ पे कुछ नहीं है। तो हम लोग को बेसिकली एरर मिलेगा, और कौन सा एरर है, ये होगा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्यों, बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के एरर में सिंटैक्स एरर तब आता है जब हमें कंपाइल करने से पहले ही पता चल जाए कि हमने कुछ गलती करी। कंपाइल करने से पहले पता चल जाए मतलब रेड शो करने लगे, या फिर कंपाइल ही ना हो। अगर कंपाइल नहीं हो रहा तो हमारा कुछ सिंटैक्स एरर है। लेकिन अगर कंपाइल हो गया, ठीक है, कंपाइल होकर जब हम रन कर रहे हैं कोड को, आउटपुट वाली स्क्रीन पे हैं, और तब हमने कुछ एंटर किया सच दैट कोई ऐसी वैल्यू एंटर कर दी जिसपे एंटर करने के बाद एरर आने लगा, मतलब रेड शो होने लगा, या फिर आउटपुट स्क्रीन पे मतलब दिखाने लगा कि एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ऐसा तो कुछ ही मतलब दिखाने लगा, तब हमारा रन टाइम एरर है। और अगर कोई भी एरर ना दिखाई दे बट फिर भी गलत लगे आंसर, तो हमारा है कि लॉजिकल एरर, यानी कि मैंने कुछ भी मतलब ऐसा नहीं किया कि
जो कंप्यूटर को लगे गलत है, बस वो मैंने लॉजिकली गलत किया, मतलब मैंने प्लस के बजाय शायद माइनस कर दिया होगा, तो वो लॉजिकल एरर में उसमें आता है। तो ये आएगा एरर रन टाइम के वक्त, क्योंकि सिंटैक्स तो बिल्कुल सही है, सिंटैक्स में कोई गलती नहीं। जब हम रन करेंगे तब प्रोग्राम में, जब उसको प्रोग्राम को पता चलेगा कि एक्स में कौन सा एक्स डॉट लेंथ पूछ रहा है, यानी कि वो एक्स डॉट लेंथ बताने की बात हो रही है, यानी कि हमको वो बताना है कौन सा, जो लास्ट इंडेक्स के बाद वाला एलिमेंट, तो लास्ट इंडेक्स के बाद कुछ नहीं होता, इस वजह से इधर आ जाएगा हम लोग का रन टाइम एरर, है ना। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं फॉर कंफर्मेशन, है ना। हाँ, सी है, A11 का सी, रन टाइम एरर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 12, है ना। क्या कहता है, which of the following is a valid array declaration statement to store the gender of 80 employees, M for male, F for female, T for transgender। मतलब सिंपल सी बात है, कैरेक्टर हम लोग को कैरेक्टर वाली एरे बनानी है। तो ए, कैर जेंडर इक्वल्स टू न्यू कैर 80। अब देखो, कैर जेंडर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए अगर हम कैरेक्टर को डिक्लेयर करा रहे हैं तो। बी क्या कहता है, कैर जेंडर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू कैर 80। हाँ, ये सही है बिल्कुल। सी क्या कहता है, कैर जेंडर उसी में ब्रैकेट में 80। नहीं भाई, ये तो गलत है। ऑप्शन डी, कैर जेंडर ब्रैकेट में 80 पहले लिखा है, न्यू कैर में फिर बाद में ब्रैकेट खाली है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, पहले ब्रैकेट खाली होता है, फिर बाद में न्यू कैर में तब हम लोग 80 लिखेंगे, तब हमारा डिक्लेयर होता है बेसिकली। तो हम लोग का 12th का बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है 13 क्वेश्चन की, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन टू एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू द एरे ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, हम लोग को एरे में वैल्यूज इनपुट मतलब सॉरी वो करानी है, एक्सेप्ट करानी है, उसके लिए हम लोग को सीक्वेंसिंग बतानी है, 1 2 3 4 में से पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो देखो, ऑप्शन ए क्या कहता है, इसमें ऑप्शन वाइज चला करो, उसमें बदल जाएगा। ऑप्शन ए कहता है पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि एरे में एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल एरे आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, है ना, ब्रैकेट फिर इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। देखो, इसमें तो पहले ही गलती पता चल गई, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले ए को एस ए में हम लोगों ने एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से वैल्यू स्टोर करा ली, और फिर उसके बाद हम बाद में हम एरे बनाएंगे, मतलब पहले उसी एरे में जिसकी हम मतलब डिक्लेयर भी नहीं किया उसमें हमने वैल्यू स्टोर करा ली, अब हम उस जो स्टोर मतलब करा ली उसके बाद हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी क्या कहता है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 मतलब इंट ए, मतलब हम लोगों ने ए नाम की एरे बना ली, न्यू इंटीजर उसमें 10 एलिमेंट्स के वो बना ली। ठीक है, 2 हो गया। फिर बात आती है 3 यानी कि स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हाँ, ये भी सही है कि हम लोग पहले या तो स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिख दें, और या तो पहले हम लोग इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट 10 लिख दें, उससे में कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऊपर नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि एक का काम है स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना और एक का काम है एरे को डिक्लेयर करना, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ना। फिर बात आती है कि फॉर जब हम लूप लगाएंगे तो लूप के बाद 4 के बाद 1 आना चाहिए, क्योंकि हम आई का यूज बेसिकली उसमें कर रहे हैं, 4 के बाद, है ना। तो 4 के बाद 1 आना चाहिए, यानी कि बी 2 3 4 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है बिल्कुल, है ना। ऑप्शन सी क्या कहता है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 मतलब पहले फॉर लूप लगाया फिर हमने स्कैनर स्टेटमेंट लगाई। नहीं भाई, गलत है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी क्या कहता है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 मतलब पहले स्कैनर, फिर उसके बाद हमने एरे के लिए मतलब एरो को इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके बाद हमने फॉर लगाया, मतलब इनिशियलाइज करने के बाद फॉर लगाया, मतलब एरे एट हाईएस्ट इंडेक्स पे हमने कुछ स्टोर कर लिया और फिर उसके बाद हमने लूप लगाया। नहीं भाई, गलत है। ऑप्शन बी ही सही है, जो कहता है 2 3 4 1, यानी कि पहले इंटीजर एरे इक्वल्स टू न्यू इंट 10, फिर उसके बाद स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर फॉर लूप, और फिर उसके बाद एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी से हम लोग एक्सेप्ट करा लेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो 13 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन बी। फिर बारी आती है क्वेश्चन 14 की। क्या कहता है कि इन द बबल सॉर्ट टेक्निक ड्यूरिंग ईच इटरेशन ऑफ द इनर लूप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर, दो आजू बाजू के एलिमेंट्स को क्या करता है, डैश एंड डैश, कंपेयर्ड, स्वैप्ड, सेलेक्टेड, डिलीटेड। ऑप्शन ए क्या कहता है, 1 एंड 2, कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बबल सॉर्ट में जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करता है, अगर कुछ गलती दिखती है कि मतलब इनमें स्वैपिंग की जरूरत है तो उनको स्वैप कर देता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, 2 एंड 3, स्वैप्ड एंड सेलेक्टेड, स्वैप और सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट नहीं करता है, कंपेयर करता है ना।
3 and 4 सेलेक्टेड एंड डिलीटेड। भाई सॉर्टिंग डिलीट कुछ नहीं करता, सॉर्टिंग का डिलीशन से कोई लेना देना नहीं। 2 and 4 स्वैप्ड एंड डिलीटेड, फिर से डिलीशन का कोई लेना देना नहीं। इस वजह से ऑप्शन ए 1 and 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। वेबर सॉर्ट टेक्निक में कंपेयर किया जाता है, उसको स्वैप कर दिया जाता है सिंपली, है ना। अगर कुछ भी गलती दिखे तो उसको स्वैप, ठीक है। फिर बारी आती है 15th क्वेश्चन। क्या कहता है, व्हाट इज द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे विद 100 एलिमेंट्स। 100 एलिमेंट्स का एरे बनाएंगे तो हाईएस्ट इंडेक्स कितनी होगी। बेसिकली लेंथ हम लोग को अगर 100 है, अगर हम लेंथ हमारी एरे की 100 है तो लास्ट इंडेक्स विल बी 99, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो लास्ट इंडेक्स विल बी 99। इसका मतलब ऑप्शन सी 99 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया 15th क्वेश्चन। फिर बारी आती है 16th की, है ना। 16 क्या कहता है, Mr. Sanjay is an event manager. He plans and allots duties to each of his subordinates to handle different events. In a program, a task is divided into simple methods. Name the feature used in these contexts. अच्छा, बेसिकली काम को अलग अलग जगह डिवाइड कर देना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग करना इज कॉल्ड मॉड्यूलैरिटी, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, मॉड्यूलैरिटी, जो कि सही बात है कि जो मिस्टर संजय जी ने क्या किया कि प्लान किया और अलॉट कर दी ड्यूटी अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करने के लिए। तो छोटा छोटा सब लोग काम करेंगे एंड ओवरऑल हमारा सारा काम हो जाएगा। हमें एक बार में एक इंसान को सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा छोटा हर कोई काम करेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉड्यूलैरिटी की बात हुई है बेसिकली, है ना। रीयूजेबिलिटी नहीं, रीयूजेबिलिटी मतलब तो वही हो गया कि वापस हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब हमारा 16 का ऑप्शन बी मॉड्यूलैरिटी करेक्ट है, ठीक है। फिर है 17। क्या कहता है क्वेश्चन कि राज वॉज आस्क्ड टू एक्सेप्ट द फोन नंबर विच हैज 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स हैं उसमें, यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का एप्रोप्रिएट मेथड, फिर जो होता है फॉलोइंग स्टेटमेंट ही मस्ट चूज, इनमें से कौन सा चुनना चाहिए। ओबी डॉट नेक्स्ट इंट, ओबी डॉट नेक्स्ट डबल, ओबी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ओबी डॉट नेक्स्ट कैर एट 0। अच्छा, अब ओबी डॉट नेक्स्ट इंट क्या करेगा, इंटीजर। वो भी चलो, अब इंटीजर फोन नंबर तो इंटीजर में ही आता है, सही बात है, लेकिन देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट डबल, डबल की कोई जरूरत नहीं भाई, हम लोग का फोन नंबर डेसिमल में थोड़ी ना होता है कि किसी को हम कॉल कर रहे हैं 4321.64985, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता, बट डेसिमल नहीं आता हमारे फोन नंबर्स में, है ना। फिर बात आती है नेक्स्ट लॉन्ग। लॉन्ग बिल्कुल करेक्ट, क्यों, क्योंकि हम लोग अगर 10 डिजिट्स का एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा स्टोरेज चाहिए, स्पेस चाहिए, और इंट से ज्यादा स्पेस चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। इस वजह से लॉन्ग विल बी द बेटर ऑप्शन टू स्टोर अ फोन नंबर। और कैरेक्टर नहीं भाई, कैरेक्टर क्यों, हम फोन नंबर में नंबर्स होते, कैरेक्टर नहीं स्टोर करना है। तो 17 हो जाएगा हमारा, 17 का ऑप्शन सी लॉन्ग वाला सही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट ओबी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, है ना। फिर क्वेश्चन 18। राज वांटेड टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर विदाउट यूजिंग अ लूप। बिना लूप का यूज किए कैसे करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट टू परफॉर्म द अबव। इनमें से कौन सा सही है। अच्छा, ए ऑप्शन क्या कहता है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एन डॉट लेंथ, है ना। अब देखो ये क्या करेगा, इतना पार्ट जो है वो एन अगर हमारा हमारा कौन सा है, एन अगर हमारा कोई नंबर है तो उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दे, स्ट्रिंग में चेंज कर दी, यानी एन अब हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब एन का कोई भी नंबर हो, एन हो, मान लो की बात है, एन है कितना 8 4 6 3 2 1, इतना बड़ा सा नंबर है। अब इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ विल बी, इसकी लेंथ डायरेक्ट काउंट करके दे देगा, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया हम लोग का 6, और वही हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स भी है। तो वही हमारा ये काम, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा और हमें आंसर 6 कर देगा। या फिर हमारा ये स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एन क्या करेगा, पहले इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलेगा और स्ट्रिंग की लेंथ निकाल देगा, विच विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स, जो कि सही चीज है ना। हाँ, उसके बाद बात आती है कि इंटीजर डॉट पार्स एंड एन डॉट लेंथ। नहीं भाई, एन को हम इंटीजर में नहीं चेंज करेंगे, इंटीजर में चेंज करके उस पर लेंथ नहीं लगा सकते। एन लेंथ तो स्ट्रिंग का हमारा मेथड है ना। और एन डॉट लेंथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर एन क्या है, इंटीजर, और इंटीजर का लेंथ नहीं निकाल सकते हम लोग, स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हैं ना। ऑल ऑफ द तो हो ही नहीं सकता। तो 18 का ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर अब बारी आती है क्वेश्चन 19 की। क्वेश्चन क्या कहता है, शाम वॉज आस्क्ड टू एनकोड
स्ट्रिंग एस बाय रिप्लेसिंग द लेटर ई विद हैशटैग, ई को हैशटैग से रिप्लेस करना है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, ए एस डॉट रिप्लेस हैशटैग ई, नहीं भाई हैशटैग को ई से नहीं रिप्लेस करना है, ई को हैशटैग से रिप्लेस करना है, मतलब ई जहां जहां होगा उसकी जगह हैशटैग आ जाए। ए वाला ऑप्शन कहता है कि जहां जहां हैशटैग है वहां वहां ई आ जाए, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ए गलत है। ऑप्शन बी एस डॉट रिप्लेस, ऑप्शन बी कहता है रिप्लेस करना है ई को, लेकिन किससे करना है तो बताया ही नहीं। ऑप्शन सी कहता है एस डॉट रिप्लेस ई कॉमा हैशटैग, हाँ ये सही है क्योंकि इसने ई को हैशटैग से रिप्लेस कर दिया। और ऑप्शन डी एस डॉट रिप्लेस हैशटैग, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हैशटैग को रिप्लेस करना है लेकिन किससे करना है ये नहीं बताया। तो सी हमारा एस डॉट रिप्लेस ई कॉमा हैशटैग सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर बारी आती है 20, है ना। इधर क्या बोला है, विच ऑफ व्हेन द स्ट्रिंग m इज कंपेयर टू n द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, कंपेयर टू n यानी कि हम लोगों ने कंपेयर टू वाला फंक्शन यूज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अच्छा हम लोग का क्या आया, पॉजिटिव आया सर, पॉजिटिव आया। मान लो की बात जैसे अभी आया था ना, एंगर डॉट कंपेयर टू एंजल, है ना। तो क्या होगा, इसमें क्या करेगा, ए और ए, पहले एक पहले लेटर को कंपेयर करेगा, नहीं भाई, फिर दूसरे लेटर को एन से एन, जी से जी, ई से ई, आर से एल। अब हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी आर माइनस एल। आर कितना है, आर का था 82, एल का था 76, आएगा 6 आएगा विच इज पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारा जो पहला वाला स्ट्रिंग है वो होगा, जो पहला वाला स्ट्रिंग है वो डिक्शनरी में बाद में आएगा। डिक्शनरी में बाद में क्यों, क्योंकि ये आर एल के तो बाद आता है ना, कि ये डिक्शनरी में, इसका मतलब जो एंगर आएगा वो डिक्शनरी में एंजल के बाद लिखा जाएगा, यानी कि m जो वाली स्ट्रिंग है दैट विल बी आफ्टर n, यानी कि व्हेन द स्ट्रिंग m इज कंपेयर टू n, m को अगर हम n से कंपेयर करें, ये अगर m है, ये अगर n है, तो हमारा n पहले डिक्शनरी में आएगा फिर m आएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या कहता है, m कम्स बिफोर n इन द डिक्शनरी, नहीं भाई m पहले नहीं, n पहले आएगा। ऑप्शन बी कहता है n कम्स बिफोर m इन द डिक्शनरी, हाँ जो बिल्कुल सही बात है। सी कहता है m एंड n आर इक्वल, नहीं भाई इक्वल कैसे, m एंड n हैव द सेम लेंथ। डी भी गलत, सेम लेंथ है, सेम लेंथ से क्या लेने देन, लेंथ हम तब देखते हैं जब दोनों का मतलब वो पूरा सेम हो जाता है, कि मतलब मान लो इधर ऐसे लिखा होता, कैसे, एंजल इक, ऐसे लिखा है एंजलिक, है ना। अब क्या करेगा, अब ए से ए कंपेयर किया, एन से एन कंपेयर किया, जी से जी कंपेयर किया, ई से ई कंपेयर किया, एल से एल कंपेयर किया, यहां से अब उसका तो खत्म ही हो गया, वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये तो भी बचा है। तो अगर ये बचा है और वो खत्म हो गया तो इसकी लेंथ माइनस उसकी लेंथ कर देगा, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इसका आंसर आ जाए। तो लेंथ तब चूज करता है जब कंपेयर करने के बाद उस एक किसी की, मतलब एक हमारी स्ट्रिंग को पूरी कंपेयर कर चुका होता है और स्ट्रिंग ही खत्म हो जाती है, तब जाके लेंथ पे आता है ना। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा। तो एन हमारा जो होगा वो डिक्शनरी में पहले आएगा एम से, क्योंकि वो उस हम लोग का जो कंपेयर टू है वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव दिया, यानी कि इस साइड वाला जो था वो बाद में था, डिक्शनरी ये बड़ा था, इस साइड का एस का ही कैरेक्टर ग्रेटर होगा उससे। ठीक है, फिर बात आती है क्वेश्चन 21 की, है ना। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स हैज इंटीजर आर्ग्यूमेंट। इंटीजर आर्ग्यूमेंट किसमें होता है, लेंथ में, लेंथ में कोई इंटीजर आर्ग्यूमेंट, लेंथ में तो ब्रैकेट खाली होता है। सबस्ट्रिंग में, सबस्ट्रिंग में हाँ, क्योंकि उसमें हम लोग लिखते हैं ना सबस्ट्रिंग कहाँ से, किस इंडेक्स से स्टार्ट करनी है, किस इंडेक्स तक चाहिए, तो उसमें तो हाँ हमारा जो इंटीजर मेथड होता है उसमें इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, सही बात है। इंडेक्स ऑफ किसकी, इंडेक्स ऑफ फाइंड करते हैं हम या तो किसी स्ट्रिंग की या फिर हम किसी कैरेक्टर की, तो हम उसमें आर्ग्यूमेंट में कैरेक्टर या स्ट्रिंग डालते हैं, इंटीजर नहीं डालते। और फोर्थ क्या कहता है, कैर एट किस पोजीशन पे, हम लोग किस पोजीशन पे कैरेक्टर चाह रहे हैं, वो हमारा फिर से नंबर हो गया इंटीजर। तो सबस्ट्रिंग एंड कैर एट यानी कि 2 एंड 4, तो ऑप्शन सी 2 एंड 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कि इनमें हमारा इंटीजर आर्गुमेंट होगा। ये हमारे दो स्ट्रिंग मेथड से जिनमें इंटीजर आर्गुमेंट होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट 22। क्या कहता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, प्रॉपर्टी बाय विच वर्च्यू ऑफ
property by virtue of which one class acquires the properties of another class is termed as inheritance। मतलब उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं जिससे मतलब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, उसको हम बेसिकली सही बात है इनहेरिटेंस कहते हैं। असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या कहता है? इनहेरिटेंस प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी। हाँ भाई ये भी सही है। क्यों? इनहेरिटेंस में अगर जो हम लोग की सब क्लास बनेगी वो हमारी सुपर क्लास से जो एलिमेंट्स उनको रीयूज कर पाएगी ना, ऑब्वियसली बात है। इस वजह से हमारा इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, दोनों ही हमारे ट्रू होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? ऑल मेथड्स हैव द सेम नेम। हाँ भाई पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है? ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है। तो ओवरलोडिंग में सारे मेथड्स जो होते हैं उनका सेम नेम होता है। हाँ सही बात है। मेथड्स आर इन्वोक्ड बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। हाँ भाई मेथड्स को हम कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। या तो उनकी सीक्वेंसिंग आर्ग्यूमेंट्स की अलग होनी चाहिए, या तो उनके डेटा टाइप्स अलग होने चाहिए, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग होने चाहिए। ऑप्शन सी कहता है मेथड शुड हैव द सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नहीं भाई सेम नंबर होंगे और सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो हमको मतलब इन्वोक कैसे करेंगे भाई? अभी जो दिक्कत आ गई थी कि मतलब अगर सेम नंबर होंगे और सेम टाइप, इसमें वैसे एक और चीज होनी चाहिए कि सेम सीक्वेंसिंग भी होनी चाहिए। तो इधर सी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि सी हमारा नॉट ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फिज्म है। डी कहता है इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सही बात है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रिंसिपल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ए बी और डी करेक्ट है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। सी इज नॉट ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, इसलिए सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना? कि हमारे सेम नंबर और सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो हमको कॉल किसको करेगा? उन दोनों में से अब दोनों ही सेम दिखेंगे तो उनको बुलाएगा किसको? हम शक्ल है भाई वो दोनों एक दूसरे के। तो अगर हमको मेथड में कॉल करना पड़ गया तो मेथड किसको बुलाएगा उन दोनों में से? अगर दोनों में अलग अलग कुछ मेथड्स लिखे हैं, मतलब सॉरी वर्किंग लिखी है, तो हम बुलाएंगे किसको जब उनका नाम ही सेम है, उनके आर्ग्यूमेंट सेम है, उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर किसको बुलाएंगे? तो कौन आएगा, है ना? ये चीज हो जाती है। फिर बारी आती है क्वेश्चन 24 की, है ना? क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट? इंट एक्स इक्वल्स टू गुड। अच्छा एक्स में गुड, इस गुड होती है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हम लोगों ने इंटीजर टाइप में कर दिया। नहीं भाई वाई क्या कहता है? 45.0 डिवाइड बाई 2। अच्छा 45.0 डिवाइड बाई 2 ये तो क्या है? डबल टाइप है, क्योंकि और डबल टाइप को हम इंटीजर टाइप में नहीं स्टोर कर सकते। फिर इंट जेड इक्वल्स टू ब्रैकेट में इंट और फिर सिंगल कोट में एक्स। हाँ ये यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुआ है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हुई है, इस वजह से एक्स का जो भी स्काई वैल्यू होगी वो इंट जेड में स्टोर हो जाएगी। और फोर्थ क्या रहता है? इंट एम इक्वल्स टू फॉल्स। नहीं भाई फॉल्स अगर है तो वो तो बुलियन टाइप का हो गया ना, और अगर इधर डबल कोट के अंदर फॉल्स होता तो वो स्ट्रिंग टाइप का होता। अगर बिना डबल कोट के है तो ये हमारा बुलियन है, और बुलियन को हम इंटीजर में स्टोर करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि विच इज इंट जेड इक्वल्स टू ब्रैकेट में इंट और सिंगल कोट में एक्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है 25 है नेक्स्ट। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट टू प्रिंट द फॉलोइंग सेंटेंस? राज सेड गुड मॉर्निंग। अच्छा इनमें से कैसे, इनको कैसे प्रिंट करेंगे? देखो गुड मॉर्निंग के आजू बाजू क्या है? डबल कोट्स। अब डबल कोट्स को प्रिंट करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है ये एस्केप सीक्वेंस ऑफ डबल कोट, ये वाला। यानी कि जहां जहां डबल कोट हमको एक्चुअल में प्रिंट करना है, क्योंकि बेसिकली होता है कि SOPLN मान लो की बात है, मुझे ये प्रिंट करना है, क्या ये प्रिंट करना है? कॉन्सेप्ट चिल, है ना? कॉन्सेप्ट चिल, है ना? मुझे प्रिंट करना है। तो अब इससे क्या होगा? इससे हमारा ये प्रिंट होगा, आउटपुट आएगा तो आएगा ऐसे कॉन्सेप्ट चिल, है ना? इसके अक्रॉस वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसके अक्रॉस कोट्स नहीं है। इसका मतलब अगर हमें इसके अक्रॉस भी कोट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? ऐसे एक स्लैश खींचो और इसके बाद एक कोट लगा दो, है ना? और फिर उसके बाद इसके बाद स्लैश खींचो और इसके बाद कोट लगा दो ऐसे। तो एक वाले कोट का मीनिंग होगा कि हमारा ये एंड हुआ है कोट, ये वाला हाँ ये वाला से जो डबल कोट है वो खत्म हुआ है, और एक डबल कोट का मीनिंग है कि ये हमारा जो इसके अंदर लिखते हैं ना आर्ग्यूमेंट उसका है। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना? तो इसमें भी वही सेम चीज हुई कि राज सेड गुड मॉर्निंग, तो इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन राज सेड गुड मॉर्निंग। नहीं भाई पहले वाले में तो वो नहीं यूज हुआ है एस्केप सीक्वेंस, दूसरे वाले में
डबल स्लैश नहीं लगाने, तीसरे वाले में स्लैश और फिर इन्वर्टेड कॉमा है जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन राज सेड गुड मॉर्निंग जिसमें एस्केप सीक्वेंस स्लैश और इन्वर्टेड कॉमा लगा है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 25 कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, अब बारी आती है 26 की। ठीक है, क्वेश्चन 26 क्या कहता है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव पिक्चर। ऊपर कौन सी, ऊपर की पिक्चर में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? अ 2 डायमेंशनल एरे विद 2 रोज एंड 7 कॉलम्स, अ 1 डायमेंशनल एरे विद 14 एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखो तो ये 1D एरे तो नहीं है क्योंकि इसमें 2 रोज, मतलब आइस क्यूब का कुछ ऐसा सा बना है ना, आइस क्यूब का समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे ना, कुछ इस तरीके से। तो ये 1D एरे में तो सिर्फ एक लाइन में चलता चला जाता है एरे, बट ये 2D एरे है ना, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 7 कॉलम्स आ रही होंगी, है ना, कुछ इस तरीके से। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन मतलब 1 जिसमें लिखा है ये ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 1 आर 2 डायमेंशनल एरे विद 2 रोज एंड 7 कॉलम्स, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है अकेले सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन मतलब 1 वाला ओनली करेक्ट है, 1D एरे नहीं है बिल्कुल भी, है ना। फिर बात आती है क्वेश्चन 27 की, है ना। 27 क्या कहता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। इसमें कौन सा है? एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अब इसमें देखो स्टार्ट है, फिर वाइल कंडीशन, वाइल कंडीशन पहले है, और वाइल क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप होता है, वाइल होता है एंट्री कंट्रोल लूप। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए एंट्री कंट्रोल लूप, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है क्वेश्चन 28 की, है ना। 28 क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस डन इन द अबव पिक्चर। अच्छा, क्या हुआ? बी डी ए सी को बना दिया ए बी सी डी। अच्छा, बेसिकली सॉर्टिंग हो गई, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सॉर्टिंग द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं भाई, सर्चिंग द कैरेक्टर इन द लिस्ट नहीं भाई, सॉर्टिंग द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर हाँ भाई, ये बिल्कुल एकदम सही है क्योंकि ए बी सी डी हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। अब बारी आती है 29 की, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन कि नेम द मेथड ऑफ सर्च डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। कौन सा मेथड ऑफ सर्च? अब 2 ही सिलेबस में, एक बाइनरी सर्च और एक लीनियर सर्च। अब इसमें क्या है? 3 8 12 16 10 2। अब ये अनसॉर्टेड एरे, पहली बार अनसॉर्टेड एरे है तो बाइनरी सर्च नहीं हो सकता, बाइनरी सर्च नहीं हो सकता तो कौन सा सर्च होगा? लीनियर सर्च, ऑब्वियस सी बात है। और लीनियर सर्च दिख भी रहा है क्योंकि लीनियर सर्च में ऐसा होता है कि पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर किया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, क्योंकि बाइनरी सर्च में क्या होता है? पहले मिडल वाले से कंपेयर करते हैं, फिर लेफ्ट में चेक करते हैं, फिर या फिर राइट में चेक करते हैं। तो बाइनरी सर्च तो नहीं है, लीनियर सर्च है, यानी कि ऑप्शन डी लीनियर सर्च इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर बात आती है क्वेश्चन 30 की ना। क्या कहता है कि नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। इन शॉपिंग मॉल्स बिहेव लाइक कस्टमर, इन बस बिहेव लाइक पैसेंजर, इन स्कूल बिहेव लाइक स्टूडेंट, एट होम बिहेव लाइक सन। यानी कि एक ही इंसान है जो अलग अलग रोल्स कर रहा है। अलग अलग रोल्स करना यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है, यानी कि कोई भी एक ही इंसान, एक ही बंदा बार बार मतलब अलग अलग तरीके के रोल्स कर रहा है ना। यानी कि जैसे ओवरलोडिंग में होता है ना, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल कहते हैं, जो एक ही इंसान है यानी एक ही नेम का हम मेथड बना रहे हैं, बट वो अलग अलग काम कर रहा है अलग अलग जगह पे क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं, या तो डेटा टाइप अलग है, या तो सीक्वेंसिंग अलग है, या तो नंबरिंग अलग है ना। तो कुछ इस तरीके से एक ही मतलब अगर इंसान है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे जा रहा है तो बेसिकली वो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है ना। वो ना इनहेरिटेंस है, ना एनकैप्सुलेशन है, ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, वो पॉलीमॉर्फिज्म है बेसिकली। फिर 31, है ना। 30 नहीं, 31 क्या कहता है कि नेम द डेटा टाइप्स इन ऑर्डर ऑन द टॉप गिवन इन द अबव पिक्चर। सबसे ऊपर है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये तो एक पूरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से कौन से स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन बी स्ट्रिंग इंट कैर डबल। अच्छा, ऊपर सबसे ऊपर स्ट्रिंग 578 इंट है, सही बात है। स्लैश एन कैर है, सही बात है। और डबल में 51.048053 बिल्कुल सही बात है, यानी कि 31 का तो ऑप्शन बी एक ही सही ऑप्शन है कि स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि अबव हमें ऑर्डर लिखना था टॉप से बॉटम पे, तो टॉप से बॉटम स्ट्रिंग इंटीजर कैरेक्टर डबल, यही है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर बात आती है 31 के बाद 32 की, है ना। 32 है। ये क्या क्वेश्चन कहता है? दिस इज थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखना। हाउ मेनी बाइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द अबव 2 डायमेंशनल एरे। अच्छा, इसमें 2 डायमेंशनल एरे में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं? अब देखो, हमसे पहले ध्यान से देखो कितनी रोज है, कितने एरे कॉलम्स है? 4 रोज है, 4 कॉलम है, यानी कि ओवरऑल 16 हम लोग के एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स हैं,
है ना, 16 एलिमेंट्स है। अब अगर क्योंकि अब डबल डायमेंशनल एरे है तो या तो इनका या तो ये इंटीजर टाइप के होंगे। अब क्योंकि देखो साफ साफ नंबर दिख रहा है, तो या तो इंटीजर होंगे, या तो लॉन्ग होंगे, या तो फ्लोट होंगे, या तो डबल होंगे। तो हम लोग जनरली हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमको डेसिमल में दिखेगा तो वो जनरली डबल है, और अगर हमको जनरली मतलब क्या इंटीजर में दिखेगा तो वो हमारा INT है। तो अगर हमें यहाँ पर ध्यान से देखो तो सारे नंबर्स इंटीजर में ही है, बस दो नंबर्स ऐसे हैं 17.67 और 17.5 जो है हमारे डबल टाइप के। अब इसका डबल टाइप का होने का मतलब ये है कि जो हमारी पूरी की पूरी एरे बनी है वो पूरी की डबल टाइप की ही होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब मैंने इंटीजर टाइप की एरे बना दी, उसमें से दो एलिमेंट ही केवल डबल टाइप के, बाकी सब इंटीजर टाइप के। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने इंटीजर टाइप की एरे बनाई है तो उसके सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे, उसके मैंने डबल टाइप बनाई तो सारे डबल टाइप के होंगे। अब इसमें कहोगे भैया बाकी डबल टाइप के तो दिख नहीं रहे, मैंने कहा डबल टाइप के दिख नहीं रहे तो उनके आगे 0.0 का ही तो फर्क है। लेकिन इंटीजर टाइप में एटलीस्ट 17.67 इंटीजर तो नहीं है, 17.5 इंटीजर तो नहीं है, 156 ये सब के आगे 0.0 लगा दो, ये सब डबल तो हो ही सकते हैं ना। इस वजह से ये सारे हम मानेंगे चलेंगे कि डबल की वैल्यूज हैं, और डबल की बाइट होती है, डबल स्टोर करता है एक, मतलब एक डेटा टाइप डबल का स्टोर करता है 8 बाइट्स। तो 16 है तो 16 इंटू 8 कितना हो गया 128 बाइट्स, यानी कि ऑप्शन ए 128 सॉरी ऑप्शन बी 128 बाइट्स हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बारी आती है क्वेश्चन 33 की, है ना। क्या कहता है कि अ गर्ल वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। अच्छा a प्लस बी है दो नंबर्स, अच्छा a प्लस बी है ना, मल्टीप्लाइड बाय 7 ऐसे लिखेंगे a प्लस बी इंटू 7, है ना, सम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 7, है ना। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट जावा एक्सप्रेशन, कौन सी है a प्लस बी इंटू 7, इसमें तो पहले b इंटू 7 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ऊपर होती है एडिशन से। फिर b में है 7 इंटू a प्लस बी, नहीं भाई इसमें फिर a से a इंटू 7 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी कहता है a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू 7, और ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो सेम ही है भाई। तो ऑप्शन सी हम लोग का इससे मैच करता है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये a प्लस बी का पहले से हम करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, है ना। अब आ रही है 34th क्वेश्चन की। 34th क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ a1 एंड a3 इन द एरे इंटीजर a इज, अच्छा a पे a फर्स्ट इंडेक्स पे 20 40 60, अच्छा क्या है 20 40 60 80 100, और कौन सी पोजीशन पे 1 और 3, 0 1 2 3 4, तो 1 यानी कि ये और ये इन दोनों को ऐड करेंगे 40 प्लस 80 इज 120। ऑप्शन सी 120 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन सी 120, है ना। 34 हो गया। अब इसके बाद बारी आती है 35 की। 35 क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेट विच एक्सेस स्पेसिफायर इज लेस रेस्ट्रिक्टिव, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। लेस रेस्ट्रिक्टिव मतलब जो कम पाबंदियां लगाएं, जो कम रोके। तो पब्लिक हमारा वो है एक्सेस स्पेसिफायर, जो कम रेस्ट्रिक्टिव होता है, मतलब वो बेसिकली ओपन टू ऑल होता है कि कोई भी क्लास आके उसको उसके डेटा टाइप सॉरी उसके वेरिएबल्स वगैरह को एक्सेस वगैरह कर सकती है। इस वजह से पब्लिक हमारा जो है वो सबसे लेस रेस्ट्रिक्टिव होता है ना। तो हो गया 35। अब है हमारा 36, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि द AMB होटल गिव्स द अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर एज एन इंटीजर। अच्छा एज एन इंटीजर हम लोग को पे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथ मेथड राउंड्स ऑफ द बिल इन डेसिमल्स टू एन इंटीजर। अच्छा इनमें से कौन सा है जो राउंड ऑफ करता है डेसिमल को इंटीजर में। बेसिकली मैथ डॉट राउंड है, मैथ डॉट राउंड ब्रैकेट हम लोग को क्या करता है डेसिमल को इंटीजर में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन ए मैथ डॉट राउंड हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, फिर बारी आती है 37 की, है ना। 37 क्या कहता है, असर्शन रीजन है। असर्शन कहता है अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। हाँ भाई एक क्लास के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो हर तरीके के मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास में हो सकते हैं। असर्शन इज ट्रू, ठीक है। रीजन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स आर डिफाइंड विद द सेम सेट ऑफ आर्गुमेंट्स। नहीं भाई सेम सेट कर देंगे तो भाई फिर वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम कॉल किसको करेंगे हमें यही नहीं पता चल पाएगा। इस वजह से रीजन हमारा अलग रीजन जो है वो गलत है कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स आर डिफाइंड विद द सेम सेट ऑफ आर्गुमेंट्स। रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, यानी ऑप्शन ए असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है 37।
ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट 38, है ना। क्या कहता है, असर्शन रीजन ये भी है। असर्शन कहता है एन एरे कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। नहीं भाई, एक एरे अभी बताया कि एक एरे अगर मैंने इंटीजर टाइप का बनाया तो वो इंटीजर टाइप भी स्टोर करेगा सारे एलिमेंट्स। डबल टाइप का बनाया तो सारे एलिमेंट डबल टाइप के ही स्टोर करेगा। स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग टाइप के सारे एलिमेंट स्टोर करेगा, और कोई टाइप का एक भी नहीं स्टोर कर सकता है ना। डिफरेंट डेटा टाइप्स बिल्कुल नहीं। रीजन क्या कहता है, एन एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप। हाँ, मल्टीपल वैल्यूज एक ही डेटा टाइप की, सही बात है, बट डिफरेंट मेमोरी इंडेक्स। उनकी मेमोरी इंडेक्स अलग अलग होती है, 0 1 2, वैसे बात है, तुम्हें पता ही है इंडेक्स अलग अलग होती है। तो हमारा असर्शन गलत है इस बार, रीजन सही है, यानी कि ऑप्शन डी असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, फिर बारी आती है क्वेश्चन 39 की, है ना। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, एक्सप्लिसिट यानी कि बाहर से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करी है। तो इंट अमाउंट बराबर 45, ये तो नहीं है क्योंकि इसमें तो 45 तो डायरेक्ट इंट है। 24 × 24 ये भी डायरेक्ट इंट है। इंट अमाउंट इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट स्ट्रिंग, ये तो भाई वो रैपर क्लास वगैरह वाला है ना। और फिर डी है इंट अमाउंट इक्वल टू इंट 45.75। हाँ, ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्योंकि इसमें डबल को इंटीजर बनाया गया है और वो भी ब्रैकेट में लिख के, है ना। तो ये हमारा 39 का ऑप्शन डी, डबल से इंटीजर बनाया गया है, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है। 39 भी हो गया, अब बात आती है 40 की, है ना। 40 क्वेश्चन क्या कहता है, द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट मैथ डॉट सील। अच्छा, मैथ डॉट सील 89.9 प्लस मैथ डॉट फ्लोर 90.5, है ना। अब देखो सील क्या करता है, जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी डेसिमल होगा, उसमें जो हाई मतलब इसमें वो मैथ और सील बेसिकली एक इंटीजर रिटर्न करता है, और रिटर्न वो वाला इंटीजर करता है जो या तो इससे बड़ा हो और या तो इसके बराबर हो। यानी 89.9 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, सीधे 90 ऑब्वियसली। और मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, मैथ डॉट फ्लोर छोटा इंटीजर रिटर्न करता है, जो मतलब या तो मतलब इस हमारे आर्ग्यूमेंट से छोटा हो या तो इसके बराबर हो। 90.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 90 है, तो 90 प्लस 90 विल बी 180। अब क्योंकि ये 180.0 है, हाँ, तो हम लोग का क्योंकि मैथ डॉट सील मैथ डॉट फ्लोर हम लोग के डबल टाइप रिटर्न करते हैं ना, डबल टाइप रिटर्न करते हैं, या फिर मैं चेक कर लूँ यार, एक सेकंड। हाँ, डबल टाइप ही रिटर्न करते हैं, हाँ, है ना। 40 का सी होना चाहिए, अगर मैं फिर चेक ही कर लेता हूँ। यस, 40 का सी 180.0, क्योंकि ये हम लोग का डबल टाइप रिटर्न करते हैं, इस वजह से 180 गलत होगा, 180.0 सही होगा, है ना। क्योंकि ये 90.0 आएगा, ये और ये भी 90.0 आएगा, इस वजह से ये 180.0 हम लोग को रिटर्न करेगा आंसर की तरह। ठीक है, तो 40 का ये हो गया। फिर बात आती 41, है ना। 41 क्या कहता है, द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ टाइगर डॉट इंडेक्स ऑफ जी। जी की इंडेक्स क्या है, देखो 0 पे टी, 1 पे आई, 2 पे जी, यानी कि B2, यानी कि हमारा ऑप्शन B2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना। सही बात है। ठीक है, फिर 42, ना 42 क्या कहता है, चूज द स्टेटमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन इफ a greater than b, स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑनेस्ट, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिंसियर। अच्छा, ऑप्शन ए क्या कहता है, a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑनेस्ट कॉलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिंसियर। ऐसे नहीं लिखा जाता, कुछ ऐसे लिखा जाता है सिस्टम, मतलब कुछ मैं छोटे में लिख देता हूँ, शॉर्ट में SOPLN, है ना। इसके अंदर कंपेयर करो, एसई के अंदर कंपेयर कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन मार्क लगाया, अब ये ब्रैकेट जो लगा रहा है, मतलब सॉरी कोड हम लगा रहे हैं, इससे बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो हमारा ये वाला कोड प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये वाला कोड प्रिंट हो जाएगा। और ये किस में दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी में, है ना। ऑप्शन बी में क्या कहता है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन ऐसे कंपेयर किया है और क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ इस तरीके से ये प्रिंट होने के लिए SOPLN प्रिंट कर देगा। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, और बी ग्रेटर देन होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए, सी और डी गलत है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है,
अब बारी आती है क्वेश्चन 43 की, जो कहता है द टू जावा स्टेटमेंट्स, है ना, क्वेश्चन 43, सॉरी, है ना, क्या कहता है, the two Java statement are used to check the equality of the strings COP कैपिटल में एंड COP स्मॉल में आर एज फॉलोज। कॉप डॉट इक्वल्स छोटा वाला कॉप, अब ये हम लोग को फॉल्स दे देगा। फॉल्स दे देगा क्यों? बेसिकली हम लोग इसमें अगर इग्नोर केस वाला लगाएंगे, क्योंकि सी जो कैपिटल वाला है और जो सी स्मॉल वाला है हमारा, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो वो केसेस को अलग अलग कंसीडर करेगा अनटिल अनलेस हम उसको बताएं कि केस को इग्नोर कर दो। जैसे कि दूसरे वाले में लिखा है कॉप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस कॉप, अब इसमें केस को इग्नोर कर देगा, है ना। तो पहले वाले का आंसर आएगा फॉल्स, दूसरे वाले का ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए फॉल्स ट्रू हमारा सही ऑप्शन होगा। फिर बारी आती है क्वेश्चन 44, है ना, जो कहता है द आउटपुट ऑफ द जावा स्टेटमेंट सोल्जर डॉट कंपेयर टू सॉल्यूट। अच्छा, सोल्जर डॉट कंपेयर सॉल्यूट, है ना। अब देखो एस को एस से कंपेयर करेगा, ओ को ओ से, एल को एल से, डी को यू से। अब आ गया, देखो जैसे ही अलग अलग दिख जाएंगे तो अब माइनस कर देगा, तो डी माइनस यू कर देगा। डी का स्काई कैरेक्टर कितना होगा? डी का स्काई कैरेक्टर विल बी 68, और इसका कितना होगा? इसका होगा 85। 85, अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 68 माइनस 85 इज -17, तो हम लोग का -17 आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी -17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बारी आती है 45, है ना। 45 का कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड। अच्छा, कैर कैर क्या है? x20। अच्छा, फिर क्या है? इंट a 2 और डबल b6। अच्छा, तीनों एरे ही हैं। अब देखो, जो हमारा कैर होता है, कैर का एक अगर बाइट होता है, कैर का एक बाइट स्टोर कर, सॉरी, एक जो मतलब कैर एलिमेंट होता है वो स्टोर करता है 2 बाइट्स। एक इंट स्टोर करता है 4 बाइट्स और एक डबल स्टोर करता है 8 बाइट्स। अब इसमें कितने हैं? 20 कैर है, यानी कि ये कितना टोटल करेगा? 20 इंटू 2 40। इसमें कितने हैं? 4। अभी इनकी डबल डायमेंशनल एरे, डबल डायमेंशनल एरे मतलब 4 रोज और 2 कॉलम, 4 रोज 2 कॉलम मतलब 4 2 8, 8 एलिमेंट्स हैं, और 8 एलिमेंट्स इंटू 4, 8 एलिमेंट्स इंटू 4 इज 32 बाइट्स, और ये क्या है? 6 एलिमेंट्स है इसमें, तो 6 इंटू 8 इज 48। तो हमारा 312, यानी कि 312 हमारा ऑप्शन सही है। तो 312 किस में दिया? ऑप्शन बी में 312 गिवन है, तो 45 का बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 45 का बी सही है, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज विच इज 46। क्वेश्चन क्या कहता है कि सैम परफॉर्म्स बबल सॉर्ट ऑन द फॉलोइंग एरे टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। एरे क्या है? 5 1 2 3। अच्छा, क्या कहता है आफ्टर द फर्स्ट कंपैरिजन द एरे इज, एक बार कंपेयर करने के बाद एरे कैसी बन गई? 1 5 2 3, है ना, कुछ ऐसी सी बन गई। फिर उसके बाद क्या पूछता है? व्हाट वुड बी द एरे आफ्टर द नेक्स्ट कंपैरिजन। एक और कंपैरिजन के बाद क्या बन जाएगी? मतलब बेसिकली बबल सॉर्ट क्या करता है? दो कंपेयर करता है, स्वैप कर देता है। अब दो कंपेयर किया, स्वैप कर दिया, स्वैप करने के बाद अब इन दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों कंपेयर करा तो वापस से असेंडिंग ऑर्डर में इसको स्वैप कर देगा। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 1 2 5 3, यानी कि हम लोग का सेकंड कंपैरिजन के बाद 1 2 5 3 कुछ ऐसा सा दिखेगा। व्हाट वुड द एरे आफ्टर द नेक्स्ट कंपैरिजन, यानी कि 1 2 5 3 ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए 1 2 5 3 हमारा सही ऑप्शन होगा। तो होपफुली इसके साथ हमारे क्योंकि एमसीक्यूज खत्म होते हैं, तो होपफुली समझ में आया होगा, है ना, एक साथ कि मतलब कैसे एमसीक्यूज वगैरह कैसे डील करना है, इनको कैसे सॉल्व करना है ना। तो होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।